नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सास ससुर के शहर आने के नाम से ही बहू का हुआ दिमाग खराब। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपने बेडरूम में आकर प्रिया ने देखा पति आशुतोष चुपचाप लेटकर कुछ सोच रहा है। वह भी आकर चुपचाप लेट गई, नींद आंखों से कोसों दूर। थोड़ी देर बाद आशुतोष करवट बदलकर दूसरी ओर मुंह फेर कर लेट गया, जिसे देखकर प्रिया थोड़ी सी आहत हुई। उसने सोचा था कि आशुतोष ने 2 दिन से बात नहीं की, मगर आज तो अवश्य बात करेगा, मेरी बात को समझेगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रिया का अहम भी इजाजत नहीं दे रहा था कि पहले आशुतोष से बात करे। परसों सुबह सुबह की तो बात है, दोनों में माँ बाबूजी को लेकर काफी कहासुनी हुई। न प्रिया झुकने वाली है और न ही आशुतोष, दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। प्रिया का मन उस दिन सुबह ही अप्रिय घटना के बारे में सोचने लगा। सुबह चाय पीते पीते आशुतोष ने बहुत ही सॉफ्टली कहा, प्रिया, मैंने माँ बाबूजी को गांव से यहाँ बुलाया है वैक्सीन लगवाने के लिए। कुछ दिन हमारे पास रहेंगे, जब तक दोनों डोज कंप्लीट न हो जाए। गांव के डिस्पेंसरी में भी तो वैक्सीन लग रहा है, और फिर आपके बड़े भाई भी तो उनके साथ है, फिर उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है। आशुतोष, तुम्हें तो पता ही है, दिन भर मैं ऑफिस के काम में बिजी रहती हूँ और रात को फिर आरुषा को भी समय देना पड़ता है। माँ बाबूजी आते हैं तो उनके लिए मुझे अलग से डिनर तैयार करना पड़ता है, क्योंकि दोनों को ही रात को हल्का फुल्का खाने के लिए कहा है डॉक्टर ने। उनको कुक के हाथ का खाना भी तो अच्छा नहीं लगता जो मैं कुक रख लूं। पिछली बार आए थे तो दोनों इसलिए तो नाराज होकर चले गए थे गांव कि मैं उनका ठीक से देखभाल नहीं कर पाती हूँ। फिर आएंगे तो मुझसे शिकायत होगी दोनों को। सचमुच आशुतोष, आजकल काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि बिल्कुल भी समय नहीं दे पाऊंगी उनको। बहुत मुश्किल से मैं आरुषा को थोड़ा सा वक्त देती हूँ। दिन भर तो नैनी के भरोसे छोड़ देती हूँ, पर शाम को तो नैनी भी चली जाती है। तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो। प्रिया, 1 महीने की तो बात है, 1 महीने थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद उनको फिर गांव भेज देंगे। वैसे भी उन्हें गांव में रहना ज्यादा पसंद है, वहां पर भाभी उनका बहुत ध्यान रखती है और भैया भी कभी कोई कमी नहीं रखते। मैं उनका छोटा बेटा हूँ, मेरा भी तो कर्तव्य बनता है उनकी देखभाल करने का। हर महीने अच्छा खासा फंड उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। क्या यह कर्तव्य करना नहीं हुआ? और क्या करना चाहते हो? केवल फंड ट्रांसफर करने से ही कर्तव्य पूरा हो जाता है क्या? उनकी सेवा करना भी तो मेरा कर्तव्य है। अगर 1 महीने यहाँ पर रहेंगे और वैक्सीन लग जाएगा तो मेरे मन को भी थोड़ी शांति मिलेगी। जब देखो तुम माँ बाबूजी करते रहते हो, कभी मेरे बारे में भी सोचा करो आशुतोष। सुबह से शाम तक मैं केवल भागती रहती हूँ, मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। सब मुझसे और नहीं होता। अगर तुमसे नहीं होता तो नौकरी छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें कभी प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें नौकरी करनी ही है। मैं भी अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो क्या लेडीज केवल पैसे के लिए नौकरी करती हैं? उनकी कोई इच्छा नहीं होती फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, हमेशा अपने पति पर निर्भर रहे एक एक पैसे के लिए? नहीं बाबा, मुझसे यह नहीं होगा। शादी से पहले ही मैं नौकरी कर रही हूँ, तुम्हें सब कुछ पता है। मैं तुम्हारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ प्रिया, पर तुम्हें भी समझना चाहिए, तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए माँ बाबूजी को इग्नोर नहीं कर सकती। तुम्हें याद नहीं है, जब आरुषा का जन्म हुआ था मेरी मम्मी ने कितनी देखभाल की थी तुम्हारी। आज तुम इतनी कैसे बदल गई? यह सब तो सभी सास करती है, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर बहू को भी चाहिए कि सास ससुर को इग्नोर न करे। अगर पति से प्यार है तो उनके माता पिता को भी सम्मान देना चाहिए। मैंने उनका कब असम्मान किया?
असम्मान नहीं किया मगर टेक केयर भी नहीं करती हो। वो लोग आते हैं तो तुम दिल से वेलकम भी नहीं करती हो। सोचो, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा ही करे तो तब कैसा लगेगा तुम्हें। तुम तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हो आशुतोष। मैंने ब्लैकमेल नहीं किया, केवल एक उदाहरण दिया है। माँ बाबूजी इस महीने आ रहे हैं, मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी तुम्हें जो करना है तुम्हारी मर्जी। आशुतोष तेज कदमों से घर से निकल गया था और लौटकर भी मुझसे बात नहीं की। खाना खाते समय भी बिल्कुल खामोश रहा। अचानक प्रिया का मोबाइल बज उठा तो देखा मम्मी का फोन है। वह उठकर कमरे से बाहर निकल गई मम्मी से बात करने के लिए। हेलो मम्मी, कैसे हो? पापा कैसे हैं? ठीक है बेटा, तबीयत ठीक नहीं रहती दोनों की। तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे ठीक हो? क्या हुआ? वही पुरानी कहानी। तेरी भाभी को तो हम फूटी आंख नहीं सुहाते, बात बात पर ताने देती रहती है। ऐसा लगता है जैसे हम उसी की कमाई खाते हैं और उसी के घर में रह रहे हैं। और तुम्हारे भैया ने हमें कुछ बोलता है और न ही उसको कुछ बोलता है। तुम तो भैया का स्वभाव जानती हो। भाभी न जाने कब सुधरेगी। थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। मैं भी क्या कर सकती हूँ बताओ। अच्छा मम्मी, तुम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया क्या? कहाँ लगाया? अभी तक लेकर नहीं गया तो कैसे लगाएंगे? भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। अच्छा माँ, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, मैं वैक्सीन लगवा दूंगी। मैं टिकट भी कटवा दूंगी। इस महीने के आखिरी आखिरी में आ जाओ। अपने मम्मी पापा को आने के लिए कह तो दिया प्रिया ने, फिर उसका मन सोच की दुनिया में उलझ गया। मैंने अपने मम्मी पापा को तो बुला लिया मगर आशुतोष के मम्मी पापा आएंगे सुनकर कितनी बहस की। यह तो बड़ा भेदभाव है, इसे आशुतोष बिल्कुल नहीं मानेगा। अपने मम्मी पापा को बुलाने के लिए मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, उसे मनाना पड़ेगा। हम दोनों के बीच में जो दरार बन गई है उसे पाटना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती। अपने पति की ओर करवट लेकर प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आशुतोष सो गए हो क्या? नाराज हो मुझसे? आई एम सॉरी आशुतोष, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। मेरी ओर करवट लेकर एक बार मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानने वाली हूँ। प्लीज आशुतोष, अपनी प्रिया पर गुस्सा मत करो। प्रिया ने आशुतोष को जोर से अपनी ओर खींच लिया तो आशुतोष भी नाराज होकर रह न सका। मुस्कुराकर प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने भी खुद को आशुतोष की बाहों में समर्पित करते हुए कहा, मैंने अपने मम्मी पापा को इस महीने के आखिरी में बुला लिया है। उनको भी वैक्सीन लगाना है। तुम भी माँ बाबूजी को बुला लो, चारों को एक साथ वैक्सीन लगाने ले जाएंगे। कुछ दिन चारों मिलकर रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, जो तुम्हारी इच्छा है कर लेना।